हाँ सही बैठे, सही रख लो इसको। देखो बच्चों, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखो। खुद पर क्या रखो? खुद पर इतना विश्वास रखो, इंग्लिश में बोलो तो बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पर इतना भरोसा रखो, खुद पर इतना विश्वास रखो कि मैं कोई भी काम मैं कर सकता, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ। किसी शायर ने कुछ बहुत अच्छी लाइनें लाइनें कही है कि दरिया हूँ मैं अपना हुनर जानता हूँ, दरिया हूँ मैं अपना हुनर जानता हूँ, जिधर भी चल पड़ा, जिधर भी चल पड़ा उधर रास्ता बना दूंगा, जिधर भी चल पड़ा उधर रास्ता बना दूंगा। हाय गाइस, मैं दिनेश, आप देख रहे हो डीके एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, आज ऐसा चैप्टर है जो मैं यही मानता हूँ कि साइंस के ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में सब बच्चों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा या ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। काफी बच्चे कहते हैं कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं मेरी ये चीज काम आने वाली नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप भले ही कोई भी चीज, लेकिन साइंस से रिलेटेड शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों की जितनी भी जानकारी है, नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। जब ये आप नॉर्मल जानकारी रखोगे तो जिंदगी में बहुत जगह आपके काम आ जाएगी। ऐसा कभी मत सोचो कि मेरे ये टॉपिक काम का नहीं है, ये टॉपिक काम का नहीं है, नहीं। क्योंकि यदि आप इसके बारे में, यदि इसके बारे में आपने जाना नहीं और अज्ञान रह गई तो कोई भी आपको, जैसे हॉस्पिटलों में कोई काम पड़ता है तो व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जाता है तो कोई भी उस जैसे मंदिर का घंटा बजाकर छोड़ देता है, क्योंकि उसको जिसकी उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है तो कोई भी उसको घंटा बजाकर छोड़ देता है। इसलिए साइंस का टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, इसके बारे में हम, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने का कोशिश करूंगा, बट आपको नॉर्मल नॉर्मल जानकारी तो सबको होनी चाहिए। शरीर की चाहे हड्डी हो, चाहे आंख हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे नाक हो, शरीर का विभिन्न, जो शरीर के जो हड्डियों से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो मैं सबसे पहले आज इस टॉपिक के बारे में, उत्सर्जन के टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। उत्सर्जन क्या होता है उसके टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आप सुनने, ध्यान लगाकर सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इससे और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं उत्सर्जन में, उत्सर्जन के रूप में मैं आपको बताऊं, शरीर में उत्सर्जन के रूप में शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग पाए जाते हैं। शरीर में उत्सर्जन के लिए शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं। आपका सवाल होगा, सर शरीर में ऐसे कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन के लिए काम आएंगे? तो मैंने लिखा है बोर्ड पर, जैसे शरीर में त्वचा भाग है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत, ये सभी शरीर के उत्सर्जी अंग हैं। ये सभी शरीर के क्या है? उत्सर्जी अंग है। आपका सवाल होगा कि सर ये उत्सर्जन होता क्या, व्हाट इज दिस उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जन होता क्या? तो उत्सर्जन, जैसे मैं आपको क्लास का उदाहरण लेकर बता देता हूं, क्लास का उदाहरण लेकर बता देता हूं। जैसे कोई बच्चा, मैं जैसे कोई बच्चा, यहाँ कोई बच्चा है, मैं कहता हूँ चल खड़ा हो जा, भाग बाहर निकल जा। मैंने ऐसे बोला तो बच्चा खड़ा होकर बाहर निकल गया। इसका मतलब जो बच्चा खड़ा होकर बाहर निकल रहा है, तो जो खड़ा होकर बाहर जा रहा है, तो वो बच्चा उत्सर्जी पदार्थ है। वो बच्चा क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। और मैं उस बच्चे को खड़ा करके बाहर निकलवा रहा हूँ तो मैं उत्सर्जी अंग, मैं उत्सर्जी क्या हूँ? मैं उत्सर्जी अंग हूँ। और बच्चा खड़ा होकर बाहर जा रहा है तो बच्चा उत्सर्जी पदार्थ है। और सब ये जो की क्रिया हो रही है, ये सभी क्रिया हो रही है, तो इसे आप बोलेंगे उत्सर्जन। क्या बोलेंगे? तीनों बातें आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कि बच्चा खड़ा होकर बाहर निकल रहा है तो वो उत्सर्जी पदार्थ है। मैं उसको खड़ा करके भेज रहा हूं तो मैं उत्सर्जित अंग, और ये सभी क्रिया हो रही है तो उसे आप बोलेंगे उत्सर्जन। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। शरीर के विभिन्न ऐसे भाग हैं जिसमें, जैसे त्वचा, त्वचा में शरीर में, त्वचा से शरीर का निकलता है पसीना। क्या निकलता है? पसीना। शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो त्वचा के माध्यम से बाहर निकलते हैं, त्वचा में, जैसे त्वचा में मैंने लिखा सीवम। सीवम, आप जब शाम को सोते हो और सुबह मुंह पर हाथ लगाते हो, जैसे चिपचिपा लगता है, चिपचिपा, वो सीवम है। वो क्या है? सीवम है। उस सबसे पहले सीवम, सीवम के बाद में लिखा हुआ है पसीना। क्या लिखा हुआ है? पसीना। क्या लिखा हुआ है? पसीना।
जैसे आपको ब्लैक शर्ट पहले तो सफेद शर्ट पे इतना दिखता नहीं, जैसे ब्लैक शर्ट पहन के भाग दौड़ करते हो तो सफेद सफेद शर्ट पर सफेद धारियां बन जाती, बनती नहीं बनती, वो आपका अपशिष्ट पदार्थ है। वो क्या है? तो सीवम, जो आप रात को सोते हो जब शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो सीवम है। तथा आप दौड़ भाग करते हो, आपको पसीना निकलता है, तथा उस पसीने निकलने के बाद आपके शरीर के सफेद पर सफेद सफेद धारियां बन जाती है, तो वो आपका अपशिष्ट पदार्थ है जो त्वचा से उत्सर्जित होता है। और जो नमकीय पदार्थ, जब आप त्वचा को यहाँ चखोगे, त्वचा पे जब जुबान टच करोगे तो आपको नमक जैसा फील होगा, ऐसे खारी खारी लगेगी, नमक जैसा फील होगा। तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है? सीवम निकलता है, पसीना निकलता है, नमक निकलता है। किससे निकलता है? त्वचा। किससे निकलता है? त्वचा। तो त्वचा एक उत्सर्जित अंग है। त्वचा क्या है? उत्सर्जित। त्वचा एक उत्सर्जित अंग है। उसके आगे लिखा हुआ फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा देखो, फेफड़ों से हम बाहर की तरफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो और कार्बन डाइ का जो CO2 गैस का बाहर उत्सर्जन कर रहे, CO2 गैस का बाहर उत्सर्जन करे, तो ये उत्सर्ज फेफड़ा उत्सर्जन अंग हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, वाष्प, वाष्प के रूप में वाष्प भी निकलती है शरीर में, वाष्प भी निकलती है। तब बलगम, बूढ़ा डोकरा होया को करे, बूढ़ा डोकरा वो उठी जाए कुछ दिनों के चूल्हे पर बैठा बैठा सूख जाए, अरे होता नहीं है। तो बलगम जो फेफड़ा क्या करता है? फेफड़े CO2 का उत्सर्जन करते हैं, वाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। और जो बलगम होता है, और मारन के खंगारे बोला करें, तो उसका भी उत्सर्जन करते हैं। किसके? फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। फेफड़ों में अंदर पूरी सांस लेकर बाद में थूक देते, वैसे ही होता है ना। तो फेफड़ा भी उत्सर्जित अंग है, और त्वचा भी क्या? उत्सर्जित। जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, जो बिना काम के जो खराब पदार्थ है, उसको उत्सर्जित काम करने का क्या करते हैं? काम। तभी मैंने हेडिंग लिखी, जब मैंने जब डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है, तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? जो अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है खराब। अपशिष्ट का मतलब भी कोष्टक में लिखा है खराब। खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर के जो जितने भी खराब पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, ये उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में जो भी खराब पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना। बाहर चाहे आप त्वचा से निकालो, चाहे फेफड़ों से निकालो, या फिर बड़ी आंत या फिर ये करते हैं किडनी के माध्यम से शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, जो गंदा पदार्थ है, उसको आप यदि बाहर निकालते हो तो उसे आप बोलेंगे उत्सर्जन बोलेंगे। और जब ये क्रिया क्रिया जिस अंग से होंगे हो रही है वो उसे उत्सर्जनी अंग हो कहता है। जब जन की क्रिया हो रही है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। जैसे मैंने बच्चे को खड़ा करके बाहर भेज दिया, तो बच्चा बाहर जा रहा है, ये उत्सर्जी पदार्थ और ये क्रिया मैंने करवाई, तो मैं उत्सर्जी अंग, और ये क्रिया हो रही है इसे बोलेंगे उत्सर्जन बोलेंगे। अच्छा, ये जिस अंग से हो रही है, अच्छा किस, जैसे त्वचा से हो रहा है तो उत्सर्जी अंग कौन है? त्वचा। जैसे फेफड़ों से हो रही है तो उत्सर्जी अंग कौन है? जैसे बड़ी आंत से हो रहा है तो उत्सर्जी अंग कौन है? बड़ी आंत। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो जिस अंग से होती है वो उत्सर्जित अंग है। उसके बारे में उसके आगे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे त्वचा के मैंने बता दिया, सीवम, सीवम, पसीना, नमक, ये त्वचा से उत्सर्जित होता है। और उसके बाद में फेफड़ों से CO2, वाष्प, बलगम, ये फेफड़ों के अंदर सांस लेकर बाहर उसे उत्सर्जित किया जाता है। उसके बाद में बड़ी आंत, बड़ी आंत मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, जब छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों पढ़ाया था। तो बड़ी आंत में बड़ी आंत, अच्छा मेरे को बताओ लंबाई में बड़ी आंत बड़ी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है? लंबाई में छोटी आंत। और सपोज भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन भी छोटी आंत। छोटी आंत से बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में। जो अनपचा भोजन है, जो अनपचा भोजन है, जिसे आप बोलेंगे काइल। अनपचे भोजन, जो पूरी सारे भोजन पचा हुआ नहीं उसे बोलेंगे काइल। क्या बोलेंगे? ये लिखा हुआ काइल। जो अनपचा भोजन रहता है वो बड़ी आंत के द्वारा गुदा के माध्यम से उसके बाहर उत्सर्जित किया जाता है। गुदा के माध्यम से क्या किया बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो बड़ी आंत के द्वारा जो अनपचा भोजन होता है, जो बड़ी आंत के आगे गुदा के द्वारा बाहर उत्सर्जित किया जाता है। और बड़ी आंत के आगे लिखा हुआ यकृत। यकृत, अब यकृत मैंने यकृत में पढ़ाया था शायद, यकृत तो पढ़ाया था। तो हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यकृत, आपको यकृत, यकृत क्या होता है? यकृत मैं कहता हूँ यकृत जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर दे। शरीर में जितनी भी अमोनिया बहुत भयंकर खतरनाक होती, शरीर में रह जाता आदमी मर जाता है। शरीर के अंदर रहती अमोनिया, आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो अमोनिया बहुत खतरनाक होती है। तो ये बेचारा क्या, यकृत क्या करता है? अमोनिया, जैसे शरीर में अमोनिया बनी उसको यूरिया में परिवर्तन कर दे।
जैसे अमोनिया बनी उसको किस में परिवर्तन कर देता? यूरिया में परिवर्तन कर देता। तो जैसे ही अमोनिया बनी उसको यूरिया में यूरिया इतना खतरनाक नहीं होता, यूरिया इतना खतरनाक नहीं, यूरिया खतरनाक नहीं होता, अमोनिया खतरनाक होता है। हाँ, उसके बाद में आप देखिए परिवर्तन कर देता है और यूरिया में परिवर्तन करके डायरेक्ट किडनी को भेज देता। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन किया, किसको भेज दिया? किडनी को भेज दिया, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे वर्कक। हिंदी में क्या बोलते हो? वर्कक बोलते हो। तो ये क्या करता है वर्कक? किडनी क्या करती है, जो शरीर में यूरिया होता है, पेशाब एक यूरिया, पेशाब क्या है? यूरिया। तो शरीर में यूरिया होता है, यूरिया जब पेशाब का उत्सर्जन करता है, वर्क कौन करता है? किडनी करती। कौन करती है? किडनी। जब हिंदी में बोल रहे वर्कक, हिंदी में क्या बोलते हो? तो किडनी हमेशा क्या करती है, ये शरीर में जो भी यूरिया बना है उसका क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्या करता है? तो मेरे को बता, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा? यूरिया हो गया। अच्छा, उत्सर्जी अंग कौन हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया किडनी। उत्सर्जी अंग कौन हो गया? उत्सर्जी अंग कौन हो गया? किडनी हो गया। उसके आगे आप ध्यान लगाकर देखो, मैंने उसके बारे में, उसके आगे में किडनी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। किडनी के बारे में क्या क्या बातें लिखी है, आप ध्यान लगाकर सुनोगे, बातें बहुत अच्छी अच्छी है, समझ में आ जाएगी। हाँ, जैसे किडनी क्या काम करता है? किडनी रक्त को छानती। किडनी रक्त को क्या करती है? अरे हाँ, रक्त जैसे पानी को छानने के लिए छानने की जरूरत होती है ना, तो जो रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम करती, कौन करती है? किडनी। कौन करती है? किडनी। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था उस रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े करते। रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं? ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं, आप किडनी टिक टिक लगा के आ जाओ, ऐसा नहीं करना। रक्त का जो शुद्धिकरण करते हैं वो तो फेफड़े कर। रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं? फेफड़े। शुद्धिकरण का मतलब मैंने आपको बताया था, रक्त के अंदर बहुत भारी मात्रा में CO2 होती है, CO2 बाहर उत्सर्जित की जाती है, उसके बाद उसके साथ O2 मिला दी जाती है, तो रक्त के साथ O2 का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना ही शुद्धिकरण। रक्त के साथ ऑक्सीजन का मिलना ही क्या है? शुद्धिकरण। तो रक्त का जो शुद्धिकरण तो वो फेफड़े करते हैं, तो रक्त को छानने का काम करते हैं वो करती है किडनी। कौन करती है? जैसे इतने बोलते हैं वर्कक बोलते हो, जैसा उसके बाद में पेशाब निर्माण, ये किडनी होती है, पेशाब का निर्माण करती है किडनी, पेशाब का निर्माण करती है, तथा अम्ल तथा पीएच को नियंत्रित करते। अम्ल जो मतलब पीएच अम्ल की मात्रा होती है, अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करती है, अम्ल ज्यादा नहीं होने दे, अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करती है। उसके आगे लिखा हुआ है जहर को निष्क्रिय कर दे, और जितना भी शरीर के अंदर जो जहर बना, पॉइजन बना, उसको क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है। उसको क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है। निष्क्रिय मतलब बाहर निकाल देती है। निष्क्रिय का क्या हो गया? बाहर निकाल देती है। अच्छा, उसके आगे अच्छा, मनुष्य में वर्कक या किडनियों की संख्या कितनी होती है? वर्कक या किडनियों की संख्या कितनी होती है? ओके, संख्या कितनी होगी? संख्या 2 होती है। अच्छा, इस किडनियों में झिल्ली भी पाई जाती है। किडनियों के चारों तरफ एक झिल्ली, जैसे हृदय के चारों तरफ एक पेरिकार्डियल झिल्ली पाई जाती है ना, तो जो ये किडनी होती है इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। क्या झिल्ली का क्या नाम है? पेरिटोनियम। झिल्ली का क्या नाम है? पेरिटोनियम उस झिल्ली का नाम है, जो किसकी? किडनी के चारों तरफ क्या पाई जाती है? झिल्ली। और झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। झिल्ली का क्या नाम है? पेरिटोनियम होता है। अच्छा, इसका भार कितना होता है? 140 ग्राम इसका क्या होता है? 140 ग्राम इसका क्या होता है? भार होता है। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ संख्याएं 2 होती है, इसके बाद तो झिल्ली पाई जाती है, आप पेरिटोनियम झिल्ली कहोगे, तथा इसका भार 140 ग्राम होता है, तथा इस सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है, बाहर वाली भाग को आप बोलोगे कॉर्टेक्स। क्या बोलोगे? बाहर वाली भाग को क्या बोलोगे? कॉर्टेक्स। बाहर वाली भाग को आप कॉर्टेक्स बोलोगे, बाहर वाले भाग को आप कॉर्टेक्स बोलोगे, तथा आंतरिक भाग को बोलोगे मेडुला। कौन? क्या बोलोगे? मेडुला। आंतरिक भाग को आप बोलोगे मेडुला। आंतरिक भाग को क्या बोलोगे? मेडुला। या मध्यांश भाग। कौन सा भाग? मध्यांश भाग। मध्यांश भाग आप बोलोगे उसके द्वारा। और ये उसके बाद में जो प्रवेश द्वार है, जहां से
जहाँ से पेशाब अंदर की तरफ प्रवेश होता है और छानने के लिए जाता है तो उसे बोलेंगे रिजनम हाइलम। रिजनम क्या बोलेंगे? हाइलम। क्या बोलेंगे? रिजनम हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। अच्छा, जो किडनियों की सबसे छोटी इकाई उसे बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? मैंने बताया था मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की कोशिका होती है। क्या होती है? और मैंने आपको ये भी बताया था फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कुपिका होती है। फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कुपिका होती है तथा जो किडनियों की जो वर्कक की सबसे छोटी इकाई होती है उसे आप बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? तो आज के बाद याद रखोगे जो किडनियों की या वर्कक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन। क्या होगी? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन की संख्या होती है इस एक कितने 8 लाख तक होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? 8 लाख तक होती है। मैंने कहा था शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिकाओं की संख्या शरीर में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में होती है। मैं कह रहा हूँ फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कुपिका होती है और असंख्यक मात्रा में फेफड़ों में कुपिकाएं पाई जाती है। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ वर्कक बोलता हूँ या वर्कक यहाँ इंग्लिश में बोलो किडनी बोल दे। और किडनी की सबसे छोटी इकाई जो सबसे छोटी से छोटी सबसे इकाई है उसे आप नेफ्रॉन बोलेंगे और नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख तक होती है। कितनी होती है? 8 लाख तक होती है। हाँ उसके आगे कौन है? हाँ उसके आगे मैंने देखिए फोटो बनाए हैं। उसके आगे मैंने फोटो बनाए हैं। देखो जब ये किडनी का हाँ उस इधर बाद में लिख लेना। हाँ उसके आगे मैंने किडनी का फोटो बनाया है। किडनी का फोटो में आप देखो ये मैंने कहा था किडनी संख्या में एक किडनी ये है और एक किडनी ये है। संख्या में 2 किडनी होती है। संख्या में से जोड़ी बोले एक बोलते हैं। संख्या में कितनी होती है? 2 और इसके ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। इसके ऊपर अधिवृक्क क्या पाई जाती है? 2 किडनियों के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथियों वाला चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा अधिवृक्क ग्रंथि का क्या क्या काम होता है। तो आपसे पूछे कि तो किडनियों पर 2 ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियों का नाम है अधिवृक्क। ग्रंथियों का क्या नाम है? अधिवृक्क। अच्छा ये किडनियों का अच्छा ये दोनों नलियां निकल रही है इसे बोलेंगे मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्र वाहिनी। जहां से मूत्र जहां से चलता है जिस नली से चलता है उसे बोलेंगे मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्र वाहिनी। जिस नली से मूत्र चलता है उसे बोलेंगे मूत्र वाहिनी तथा और मूत्र सब इसमें एक थैली होती है। उस मूत्र सब इकट्ठा होता है तो उसे बोलेंगे मूत्राशय। क्या बोलेंगे? मूत्राशय। किडनियों से जो होता है रक्त को छानकर फेफड़ों की तरफ भेज दिया जाता है। रक्त को आगे भेज दिया जाता है तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या क्या करता है ये किडनियां क्या करती है इस नली के माध्यम से या मूत्र वाहिनी के माध्यम से आगे इस थैली में भेज दी जाती है। इस थैली का नाम है मूत्राशय। इस थैली का क्या नाम है? मूत्राशय। जब ये मूत्राशय आगे मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर उत्सर्जित किया जाता है तो आगे मूत्र मार्ग होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा इस थैली को पूरी मूत्र से भर जाती है। जो पेशाब से भर जाती है तो मूत्र मार्ग के द्वारा उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आपको चित्र में तो ये नॉर्मल चित्र रहता है, चित्र ज्यादा है नहीं। तो आपको बाकी आपको देखो ये थोड़ी सी किडनी ये किडनी थोड़ी सी ऊपर दिख रही है और ये थोड़ी सी क्या दिख रही है? नीचे दिख रही है। अच्छा आपसे पूछे कि सर ये ऊपर नीचे ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ ये यकृत यहाँ पर आ जाता है यकृत और यकृत के दबाव के कारण ये थोड़ी नीचे हो जाती है। यकृत के शरीर में यहाँ यकृत आता है और यकृत के दबाव के कारण ये थोड़ी नीचे हो जाती है और ये थोड़ी क्या है? ऊपर। क्या बोल रहा तुम? लंबी नहीं होता ये थोड़ी सी जब देखोगे तो ये यहाँ थोड़ी सी ऊपर होगी और ये नीचे ये थोड़ी दबी हुई। आपका सवाल है कि सर दबी हुई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यकृत आ जाता है। यकृत के दबाव के कारण ये थोड़ी सी झुकी हुई नीचे दबी हुई रहती है और ये थोड़ा सा ऊपर उठी हुई रहती है। हाँ उसके आगे मैंने ये बताया है जो ये मेडुला मतलब मेडुला जो मध्यांश वाला भाग है इसके बीच वाला भाग को आप मेडुला बोलोगे और इसके जो बाहरी वाले भाग को आप कॉर्टेक्स बोलोगे। बाहरी वाले भाग को क्या बोलोगे? बाहरी वाले भाग को कॉर्टेक्स बोलोगे। जैसे मैंने लिखा है जब ये लिखा बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलोगे। बाहरी भाग को क्या बोलोगे? बाहरी वाले भाग को आप कॉर्टेक्स बोलोगे
और अंदर वाले भाग को, मध्य वाले भाग को मेडुला बोलोगे या मध्यांश भाग बोलोगे। यार कौन सा भाग है? हाँ, मेडुला भाग या मध्यांश भाग, अंदर वाला मेडुला या मध्यांश वाला भाग होगा। और इसके अंदर लाखों, एक जगह 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, जो अशुद्ध रक्त होता है, रक्त को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। और रक्त को छानकर अशुद्धि आगे नली मूत्र वाहिनी के माध्यम से आगे भेज दिए जाते हैं। जो रक्त शुद्ध होता है ना, शुद्ध का रक्त, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं हो, उस रक्त को आगे फेफड़ों में भेज दिया जाता है और फेफड़े उसको शुद्ध कर देते हैं। आपका सवाल है शुद्ध कैसे, तो जिसमें CO2 की मात्रा मिला दी जाती है तो रक्त शुद्ध हो जाता है। और अपशिष्ट जिसमें अवांछनीय पदार्थ होते हैं उसे बोलेंगे अशुद्ध रक्त बोलेंगे। हाँ, तो ये और ये जो और इसका जो ये शुरुआती वाला भाग उसे रीजनल हाइलम बोलेंगे। ये वाला भाग होता है, इससे यहाँ पास वाला भाग को रीजनल हाइलम बोलेंगे। तो आपको मोटी मोटी चीजें याद रखना है, ये बात रखनी है। जो उत्सर्जन क्या होता है, इससे आगे थोड़ा सा और है, यहाँ से ये नेफ्रॉन जो शरीर की सबसे छोटी इकाई, नेफ्रॉन वर्कक या किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, उसका नेफ्रॉन का अलग से फोटो बनेगा पूरा। और नेफ्रॉन में किस तरह से ग्लोमेरुलस होता है, वो किस तरह से रक्त को छानता है, अपशिष्ट पदार्थ को किस तरह से छानता है, तथा मूत्र को आगे भेज देता है, रक्त को आगे किस तरह भेजता है। तो ग्लोमेरुलस वो छानने का काम करता है। उसमें किस तरह की क्रिया होती है। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन को बड़ा सा करके बड़ा फोटो बनाएंगे बोर्ड पर, जिससे आपको वहां समझ में आएगा नेफ्रॉन। तो आप यहाँ आपको इतना बनाना है कि जो किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन हमेशा क्या करते हैं, जो अशुद्ध रक्त के साथ अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है। नेफ्रॉन का जब बड़ा फोटो बनाएंगे तो ग्लोमेरुलस आएगा। ग्लोमेरुलस हमेशा उस सारणी की तरफ जो अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम करतेगा, और जो शुद्ध करने का काम फेफड़े करते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि क्या उत्सर्जन क्या होता है, तो उत्सर्जन आप ऐसे बोलना कि शरीर में जो भी खराब पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हो शरीर के बाद उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, तो उसे उत्सर्जन बोलते हैं। तथा जो पदार्थ जो अंग उसे उत्सर्जित करता है उसे उत्सर्जित अंग बोलते हैं। उत्साह से बोलते उत्सर्जित अंग कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका सवाल होगा त्वचा भी हो सकता है, फेफड़े भी हो सकते हैं, यकृत भी हो सकता है, बड़ी आंत भी हो सकते हैं। तो आपसे कोई बच्चा पूछेगा कि त्वचा में कैसा उत्सर्जन, तो त्वचा में शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जो पसीने के माध्यम से सीवम है, तो उसके माध्यम से शरीर में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं त्वचा से। और उसके बाद में आपसे पूछेंगे फेफड़ा कैसे उत्सर्जन करता है, तो फेफड़ों में तो कहोगे कि CO2 की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा को बाहर फेफड़े निकालते हैं। तथा जो बूढ़े आदमियों में बलगम होता है, तो फेफड़े उसको उत्सर्जित करने में काम करते हैं। और बड़ी आंत में जो अनपचा भोजन है, जैसे आप काइल बोलेंगे, अनपचा भोजन को काइल को वो उत्सर्जित करने का काम करता है। यकृत क्या काम करता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। और उसके बाद किडनी क्या करते हैं, किडनी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जिसको जैसे पेशाब को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसमें आप पेशाब का निर्माण करते हैं, तथा जहर को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी संख्या 2 होती है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे आप बोलेंगे पेरिटोनियम झिल्ली बोलोगे। तथा इसका भार होगा 140 ग्राम भार होता है। तथा बाहरी झिल्ली को आप बोलोगे कॉर्टेक्स बोलोगे, बाहरी झिल्ली को कॉर्टेक्स बोलोगे। तथा अंदर वाले भाग को आप मध्यांश भाग बोलोगे। तथा ये हाइलम वाला भाग जो अंदर घुसने वाला इस वाले भाग को आप हाइलम बोलोगे। और मैंने फोटो के माध्यम से बताया। उसके बाद में जो प्रवेश द्वार होता है उसे हाइलम बोलते हैं, और इसकी सबसे छोटी इकाई यूनिट होते हैं उसे नेफ्रॉन होते हैं, जो बहुत संख्या लाखों की संख्या में से 8 लाख तक होते हैं। और इसके किडनियों के ऊपर अधिवर्कक ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि वाला मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, उसके बारे में आपको बता दूंगा, ग्रंथियां कैसे होती है तो उसके बारे में बता दूंगा। और एक नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, उसका कारण है कि यहाँ पर यकृत आ जाता है, यकृत के दबाव के कारण ये नीचे झुकी हुई रहती है। और किडनी हमेशा मूत्र निर्माण का करता है, मूत्र निर्माण आगे मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्र में भेज दिया जाता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज के चैप्टर में इतनी बातें थी, और मैं नेक्स्ट चैप्टर में नेफ्रॉन का फोटो बनाकर आपको बहुत अच्छी डिटेल से बताने का कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।